Hello dear students, class 12th economics, macroeconomics, chapter 4, methods of calculating national income, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। Corresponding to the different ways of looking at national income, the economists have suggested three methods of calculating national income. These are value added method, income method and expenditure method. First we will discuss the value added method. This is also known as product method. This is also known as industrial origin method or net output method. Estimation of the contribution of all producing enterprises to the production in the domestic territory of a country during the year is equal to the market value of GDP, called GDP-MP. It is adjusted to find out NNP-FC. याद रखिएगा, NNP-FC is the national income, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। वैल्यू एडेड, इसे समझ लेते हैं। वैल्यू एडेड इज difference between value of output of an enterprise and the value of its intermediate consumption। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमारा मतलब है कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इफ the entire output of the year is sold during the year, value of output is equal to sell। जितना सेल हमने किया और उतना ही हमने प्रोड्यूस किया था, तो जो हमारी सेल है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर होगी। अब आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग दिस ईयर। यदि अगर कुछ हमारे पास स्टॉक बच जाता है तो इस तरह से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत इजीली समझ पाते हैं। अब इसे समझिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ land, labor, capital and entrepreneurship. Primarily, it includes the value of raw material used in the process of production। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ध्यान से पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय एनी मीन्स। इस टेबल को ध्यान से देखिए, एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड और वैल्यू एडिशन। फार्मर ने कुछ खर्च करके कोई क्रॉप प्रोड्यूस की है जिसकी आउटपुट उसे मिला है 600। फिर फ्लोर मिल वाले ने फार्मर से 600 में वो क्रॉप खरीदी है और उसे 800 में सेल किया। 800 में बेकर ने उससे परचेस किया और उसे सेल किया 1000 में शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने 1000 में खरीदे हुए माल को एंड यूज़र को 1200 में सेल किया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि फार्मर ने 200 रुपीज़ खर्च करके 600 रुपीज़ प्रोड्यूस किया, मतलब डिफरेंस आया 400। ये 400 उसने वैल्यू ऐड की है। दूसरी ओर फ्लोर मिल वाले ने 600 रुपीज़ खर्च करके 800 रुपीज़ का उपार्जन किया, मतलब क्या हुआ? उसने 800 माइनस 600 200 रुपीज़ वैल्यू ऐड की। उसी तरह से 1000 माइनस 800 200 रुपीज़ वैल्यू ऐड की।
लाइकवाइज 1200 माइनस 1000 200 रुपीज़ वैल्यू ऐड की। इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आउटपुट है उन सब का टोटल आया 3600, जबकि इंटरमीडिएट कॉस्ट का टोटल आया 2600 और वैल्यू ऐड कितनी हुई इसमें? वैल्यू ऐड हुई 1000। तो ये जो 1000 वैल्यू ऐड हुई यही हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हमें NNPFC में कन्वर्ट करना होगा। जब हम GDP-MP को NNPFC में कन्वर्ट कर लेंगे तो वह हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए धीरे धीरे ये टेबल का जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वह यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसे 2 बार 3 बार फिर से ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मेरे बताने में अगर आपको कुछ छूट गया क्लियर हो जाए। इसे ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। अब आपको पता ही है कि GDP-MP क्या होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि GDP-MP क्या होता है। GDP-MP होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस within the domestic territory of a country during the period of 1 year, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इससे हमें मिलेगा GDP-MP। GDP-MP को M को हमें G ग्रॉस को हमें बदलना है नेट N पर। तो इसके लिए आप जानते हैं, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि डेप्रीशिएशन को माइनस करना होगा। डेप्रीशिएशन को माइनस करने के बाद हमें GDP कन्वर्ट हो जाएगा, G कन्वर्ट हो जाएगा N पर। तो इस तरह हमें मिलेगा डेप्रीशिएशन माइनस करने से NDP-MP। आप जानते हैं जब मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं तो हमें NDP-FC मिल जाएगा। और जैसे ही NDP-FC मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को भी ऐड कर देंगे। NFIA को ऐड करने से ये बदल जाएगा NNFC, जिसको कि हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। फिर से दोहरा लेते हैं कि GDP-MP को हमें कन्वर्ट करना है। इसकी 2 स्टेज हैं। पहले G को हम N में बदलेंगे, अर्थात ग्रॉस को नेट में बदलेंगे। वो कैसे होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि डेप्रीशिएशन माइनस करने से होता है। अब हमें मिल गया NDP-MP। इसमें से मार्केट प्राइस को अब हमें फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े रहते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये आ जाएगा NDP-FC। अब MP बदल के हो गया FC, यानी मार्केट प्राइस को बदल के हो गया फैक्टर कॉस्ट पे। अगर हम इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ देते हैं NFIA को, तो ये बदल जाएगा अब डोमेस्टिक से नेशनल में NNPFC हो जाएगा। ये जो NNPFC है इसे ही नेशनल इनकम कहते हैं, याद रखिएगा। पिछले PDF चैप्टर 3 से पेज 58 पर आपने देखा था कि NNPFC वो होता है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा या वीडियो को पॉज करके चैप्टर 3 के पेज 58 के फॉर्मूले को फिर से देख लीजिए। NNPFC क्या होता है? NNPFC यानी नेशनल इनकम होता है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उसी तरह से आपको हमने पिछले PDF चैप्टर 3 के पेज 57 में दिखाया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जब भी हम नेट बोलते हैं तो वह डिफरेंस होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स के स्थान पर लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। उसी तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है वो NFIA होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को अब हम डिटेल में समझते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, इन तीनों से जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, उन सबको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये कहलाएगा GDP MP, यानी 0.1 ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्शन, एंटरप्राइजेस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और एंटरप्राइजेस ऑफ टर्सरी सेक्टर हमारे लिए थर्ड कहलाएगा। इन तीनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये कहलाएगा GDP MP, अर्थात मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जैसे ही हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस का G बदल के N हो जाएगा, नेट हो जाएगा। माइनस करें तो ग्रॉस बदल कर नेट हो जाएगा और हमें मिलेगा NDPMP। तो इसमें क्या क्या किया हमने, 1 + 2 + 3 और चौथे नंबर का हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमें मिल गया NDPMP। सिंपल है, आप भी लिखते जाइए और बोलते जाइए तो आपको इजी लगेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें MP को FC में बदलना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। मार्केट में जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें टैक्सेस जुड़े होते हैं, इसलिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर सब्सिडी है तो माइनस करना है, अगर नहीं है तो नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हमारे पास आ गया NDPFC। इसमें हमने क्या क्या किया, 1 + 2 + 3 -4 -5 किया। अब हमने जो डोमेस्टिक इनकम है उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, भारतीयों के द्वारा या जो नॉर्मल रेसिडेंट के अलावा विदेशों से अर्जित आय है उसे भी हम जोड़ेंगे। तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डोमेस्टिक बदलकर, जैसे ही हमने NFIA ऐड कर दिया तो डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा अब नेशनल में। तो अब हमारे जो मिलेगा वो होगा NNPFC, 1 + 2 + 3 -4 -5 + 6। 6 क्या है, NFIA। तो ये एक शॉर्ट समरी हो गई, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया प्रोडक्ट मेथड का, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको आसानी से बन जाएंगे। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इतना ही एक्सप्लेन कीजिए जितना इस डायग्राम में दिखाया गया है। 2-3 बार ट्राई कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं। एग्ज़ाम में वैल्यू एडेड मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, जिसमें ये आपको डायग्राम बनाकर समझाना होता है या इसे लिखना होता है वर्ड्स में। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या है, और तीसरा क्वेश्चन बनता है डबल एंट्री क्या होती हैं और उसे कैसे दूर किया जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल एंट्री और हाउ टू रिमूव, हाउ टू सॉल्व। तो ये प्रिकॉशंस को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। तो एक बार ध्यान से प्रिकॉशंस को पढ़िए। और ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है, तो डबल काउंटिंग को मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, एक बार आप यहाँ से पढ़ लीजिए। जो हमारा ऊपर का एग्जाम्पल था फॉर्मर वाला, उसमें मान लीजिए कि फॉर्मर ने 400 रुपीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल किया फ्लोर मिल को, उस प्रोडक्ट को सेल किया 600 में और बेकर ने खरीद कर उसे
शॉपकीपर को 800 में सेल किया, शॉपकीपर ने एंड यूज़र को 900 में सेल कर दिया। तो इस प्रकार से आपको जो सेल दिख रही है वो दिख रही है 400 प्लस 600 प्लस 8 700, परंतु वास्तव में क्या हुआ है, वास्तव में जीडीपी को फाइनल कंजम्पशन गुड्स जो मिला है, फाइनल गुड्स मिला है, कंजम्पशन नहीं, फाइनल गुड्स जो सेल हुई है वो 900 रुपीज़ की हुई है, बाकी इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, तो हम इसे 2700 नहीं ले सकते हैं। इसे इस डिस्क्रिप्शन को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, उसे आप यहाँ रीड करिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम फाइनल गुड्स को लेते हैं विच इज़ यूज्ड बाय एंड यूज़र, जो कि यहाँ पर 900 है, 2700 नहीं है। फिर ये बताया गया हाउ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, इस काउंटिंग को कैसे अवॉइड किया जाएगा। इसके दो तरीके हैं, या तो हम फाइनल आउटपुट मेथड लें, फाइनल आउटपुट को लें जैसे हम यहाँ पर 900 बोल रहे हैं, या फिर हम हर बार जो वैल्यू ऐड हुई है उसे लें। तो अगर हम ऐड की हुई वैल्यू को जोड़ेंगे तो वो भी यहाँ पर 900 ही आएगी। एक बार आप ये हमारे पास मेथड का और ये ही हमारा फर्स्ट पार्ट। कृपया इसे 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम सेकंड मेथड को पढ़ेंगे। ओके।